आज हम शुरू करेंगे इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या होता है? एक प्रकार से कोनिक सेक्शन ही है। इसमें क्या है, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या देखी थी कि एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर रेखा का जो अनुपात होता है, दूरी का जो अनुपात होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट एक के इक्वल हो जाता है तब तो हम जो कोनिक सेक्शन मिलता है उसको पैराबोला यानी कि परवलय बोलते हैं। अगर वो रेशियो है वो एक से कम हो तो उस केस में जो कोनिक मिलता है उसे हम बोलते हैं इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। और उस रेशियो का मान जिसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता एक से बड़ा हो जाता है तो उस केस में जो कोनिक सेक्शन मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या? हाइपरबोला यानी कि अति परवलय। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? इलिप्स है, जो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में दोनों में ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? यहां पर डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा, इलिप्स की क्या परिभाषा होगी कि आपके पास एक कोई बिंदु है, यहां पर आपके पास ये कोई फिक्स पॉइंट है एस, ये आपके पास मूविंग पॉइंट है और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। तो इस बिंदु P की एस से दूरी तथा इस रेखा से लंबवत दूरी का जो अनुपात है वो एक से कम हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं? उस बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है? आपके पास इलिप्स कहलाता है यानी कि दीर्घवृत्त कहलाता है। यानी पी एस अपॉन में पी एम, पी एस अपॉन में पी एम, पी एस अपॉन में पी एम का मान आता है वो हमेशा ई के इक्वल आता है, जो कि एक कांस्टेंट है। अगर ये एक से छोटा हो जाता है तो उस केस में जो आपको कोनिक मिलेगा उस कोनिक को हम क्या बोलते हैं? इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपके पास आती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी दीर्घवृत्त की मानक समीकरण, दीर्घवृत्त की मानक समीकरण। दीर्घवृत्त की मानक समीकरण आप सभी जानते हो। तो यहां पर हम देखेंगे कि वो किस प्रकार आती है। तो एक टाइप का जो इलिप्स होता है जिसको हम ओरिजेंटल इलिप्स बोलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, और जो आपके पास वर्टिकल इलिप्स होता है उसके बारे में आपको खुद को वो चीजें करनी। तो यहां पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अभी बताइए डेफिनेशन कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर रेखा से जो दूरी का अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि आपके पास ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और उसका मान आएगा वो एक से कम होगा। यानी आपके पास ये मैं मान लेता हूं कोई बिंदु P है, ये आपके पास S है और ये आपके पास बिंदु M। एक्सिस आपके पास क्या हो जाएगी? जो फोकस से गुजरती है और नियता के लंबवत हो। तो इस टाइप की जो लाइन है वो क्या कहलाती है? आपके पास एक्सिस ऑफ कोनिक। और यहां पर कोनिक कौन सा है? इलिप्स है, तो ये इलिप्स की एक्सिस हो जाएगी। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, जब ये बिंदु चलता हुआ, जब ये बिंदु चलता हुआ यहां पर आएगा, मान लेते हैं ये बिंदु आपके पास A है और उस केस में ये बिंदु मान लेते हैं Z है, तो आपके पास AS और AZ का अनुपात है वो भी क्या होगा? वो भी इतना ही होगा, SP अपॉन PM के इक्वल ही होगा और एक से छोटा होगा। जैसे जैसे ये बिंदु आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा तो वापस से यहां पर भी मिलेगा और इस प्रकार इसका रास्ता होगा। इसका थोड़ा सा रास्ता है ये साफ सुंदर नहीं बना। तो जब ये बिंदु यहां पर आया तो आपके पास ये बिंदु मिला, और जब ये चलता चलता यहां पर आया तो इस बिंदु को मान लेते हैं A'। तो वापस से डेफिनेशन क्या है? स्थिर बिंदु क्या है? ये SA' और SZ की दूरी भी क्या होगी? ये दूरी भी E के बराबर होगी और जिसका मान एक से छोटा होगा। तो डेफिनेशन क्या पढ़ी है अपन ने? यहां पर पढ़ी थी कि PS अपॉन PM बराबर E होगा और जिसका मान एक से छोटा होगा। ये तो हम जानते हैं बाई डेफिनेशन। लेकिन जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करता हो यहां पर आएगा, तो ये P पॉइंट है यहां पर आ गया, तो उस केस में भी ये दूरी और इस रेखा से दूरी, इस रेखा से दूरी कितनी है? AZ। इसका अनुपात भी क्या रहेगा? सेम रहेगा।
यानी एस ए अपॉन में ए जेड, दिस इज इक्वल्स टू वापस आपके पास ई के इक्वल आएगा। जब ये बिंदु मूव करता हुआ यहां पर पहुंचेगा तो इस रेखा से दूरी कितनी हुई, ये दूरी है ए डैश जेड, इस फिक्स बिंदु से दूरी कितनी है एस ए डैश, तो इसका अनुपात भी क्या रहेगा ई ही रहेगा। तो यानी कि यहां पर मैं लिखूं एस ए डैश अपॉन में एस जेड इक्वल्स टू ई रहेगा। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा, इसका पथ है वो इस प्रकार। तो इनकी मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे फोकस, इसके कोऑर्डिनेट, उसके बाद हम निकालेंगे डायरेक्ट्रिस। और अगर आपके पास फोकस आ गया है, डायरेक्ट्रिस आ गया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मानते हैं एच के, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या लगा देंगे, बाय डेफिनेशन पी एस अपॉन पी एम बराबर ई। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, इलिप्स की समीकरण आ जाएगी, इलिप्स की समीकरण आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ क्या बोला है कि यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए, मानक रूप। तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसका सेंटर है उसको हम 0 0 ले लेंगे, इसका जो सेंटर है उसको हमें 0 0 ले लेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं दिखने में और अच्छा लगे तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ये पॉइंट मान लेते हैं यहां पर, ताकि तो जब इसको बनाना है कौन सा मानक रूप, तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये आपका सेंटर है 0,0, क्या है 0,0 सेंटर है। अगर ये आपके पास सेंटर है तो ये आपके पास कौन सी एक्सिस बन जाएगी, एक्स एक्स बन जाएगी, और ये आपके पास वाई एक्सिस बन जाएगी। ये आपके पास एक्स एक्स है और ये आपके पास वाई एक्सिस बन जाएगी। तभी तो इसका क्या मिलेगा, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है वो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु मिलेगा। तो यहां से हम देखें तो अब देखो यहां पर ये बिंदु आपके पास एस था, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आपके पास एस ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ई ए जेड। और यहां से आपके पास एस ए डैश है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई एस। हमें क्या करना है, हमें एक तो नियता की समीकरण निकालनी है, ये आपके पास नियता यानी कि डायरेक्ट्रिस, ये आपके पास फोकस है यानी कि नाभि, और इन दोनों के इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए और इसकी आपके पास इक्वेशन मिल गई है। तो आपके पास क्या लिख सकते हो आप, बाय डेफिनेशन से हमें इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो आप एस ए बराबर ई ए जेड और यहां से एस ए डैश बराबर ई एस जेड। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं सी, ये सेंटर है, तो हमें जो भी दूरियां हैं वो सी को केंद्र मानते हुए, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए लिखनी। तो अब आपको सबसे पहले एस ए लिखना है, तो ये डिस्टेंस लिखनी है आपको एस ए। तो आप क्या कर सकते हो, सी ए माइनस सी एस, यानी प्रत्येक में आपको सी को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से जो दूरी हमें फाइंड आउट करना वो आसान रहेगी क्योंकि मूल बिंदु है। तो हमें चाहिए सी एस ए एस, तो यह आ जाएगा सी ए माइनस सी एस। तो ए एस या एस ए मैं बात करूं तो यह आ जाएगा आपके पास सी ए माइनस सी एस, दिस इज इक्वल्स टू ई ए जेड। ए जेड आपके पास ये वाली डिस्टेंस है, तो आप क्या कर सकते हो, सी जेड माइनस सी ए, सी जेड माइनस सी ए। तो ये आपके पास आ गई है एस ए बराबर ई ए जेड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब यहां से हम क्या करें, एस ए डैश लिखना, हमें एस ए डैश लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सी एस प्लस एस सी ए डैश, सी एस प्लस सी ए डैश, दिस इज इक्वल्स टू ई टाइम एस जेड लिखना है। तो ये आपके पास एस है, ये आपके पास जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, एस जेड आपके पास सी एस प्लस में एस जेड लिखना ना, क्या लिखना, एस जेड लिखना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, सी जेड माइनस सी एस, सी जेड माइनस सी एस। देखो एक बार यहां तक किसी को कोई समस्या है तो एस ए डैश, ठीक है, एक सेकंड, यहां पर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, एस ए डैश और इस बिंदु की चाहिए दूरी, तो ए डैश जेड आएगा। जैसे यहां पर ए जेड आया है तो यहां पर आपके पास ए डैश जेड आएगा, क्या आएगा, ए डैश जेड आएगा।
तो यहाँ पर भी आपके पास डिस्टेंस है वो अलग आ जाए, ए डैश जेड है, क्योंकि आपके पास इस बिंदु की क्या होती है, फिक्स बिंदु तथा फिक्स रेखा से दूरी होती है। तो ये आपके पास ई आ जाएगा और यहाँ पर ए डैश जेड आएगा। तो ए डैश जेड है वो उसका मान कितना आ जाएगा, यहां से आप देखोगे तो सी ए डैश प्लस सी जेड, सी ए डैश ई टाइम सी ए डैश प्लस सी जेड। तो ये आपके पास क्या आ गई है, प्रत्येक दूरी में हमने सी को ध्यान में रखते हुए लिखी है। तो यहां तक बताओ, एक बार किसी को कोई समस्या है तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। एस ए आपके पास ये वाली दूरी है, तो हम लिख सकते हैं सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस बराबर ए जेड। तो ये आपके पास ए जेड डिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं सी जेड माइनस ए सी, सी जेड माइनस ए सी या सी ए। और यहां पर आपने लिखा एस ए डैश, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, सी एस प्लस सी ए जेड, सी ए डैश, और दूसरी डिस्टेंस है ए डैश जेड, तो ये हो जाएगा आपके पास सी ए डैश और सी जेड। तो ये आपके पास क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहां पर एक मान लेते हैं कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी है वो ये सेंटर है। तो सेंटर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कोड को, तो ये भी एक कोड है। तो ये दूरी और ये दूरी हमेशा ही क्या होगी, सेम होगी। तो मान लेते हैं ये दूरी आपके पास ए है, कितनी है, ए है, और ये दूरी भी आपके पास ए है। तो जब ये दूरी आएगी तो यानी सी ए और सी ए डैश है उसका मान ए आ जाएगा, तो वहां हम ए रख देते हैं। तो सी ए माइनस सी एस बराबर ई टाइम सी जेड माइनस सी ए, यानी कि ए, ये आपके पास सी एस, आपके पास सी एस आ गया है एज इट इज, प्लस सी ए डैश, ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, बराबर ई टाइम ए प्लस सी जेड। सी जेड क्या है आपके पास, देखो सी जेड ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आ गई है, तो आपके पास ये इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा आपके पास क्या है, सी एस है, तो सी एस आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आते हैं आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके पास एक्सिस है, तो y तो 0 हो जाएगा, ये दूरी है, तो इससे पीछे की साइड जो भी आएगा दूरी माइनस के साइन के साथ वो लिख सकते हैं। तो हमें तो ये दो चीज चाहिए थी, तो इनकी हेल्प से आप इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखें थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें। तो हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, चलो। ए माइनस सी एस आ गया है, ए माइनस सी एस, ए माइनस सी एस बराबर ई टाइम आपके पास सी जेड माइनस ए, सी जेड माइनस ए, और दूसरी जो इक्वेशन आपके पास आई है वो क्या है, दिस इज इक्वल्स टू सी एस प्लस ए, सी एस प्लस ए बराबर ई टाइम ए प्लस सी जेड, ए प्लस सी जेड। तो ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है, दो इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इसको एक मान लेते हैं, इसको आपके पास दो मान लो। एक बार तो इनको जोड़ देते हैं, एक बार इनको घटा देते हैं। तो जब वन ने किया 1 + 2, एक दूसरे को ऐड किया, तो आपके पास सी एस कैंसिल आउट लेफ्ट साइड से, तो यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स ए इक्वल्स टू, यहां से ए कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया 2 टाइम ई सी जेड, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सी जेड आपके पास आ गया है ए अपॉन में ई। तो एक तो आपके पास ये आ गया, सी जेड बराबर ए अपॉन में ई आ गया है। और जब 1 - 2 करेंगे यहां से, तो आपके पास क्या आएगा, एक में से दो घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये ए से ए कैंसिल आउट, माइनस का 2 सी एस, दिस इज इक्वल्स टू, दिस माइनस दिस करेंगे तो आपके पास सी जेड कैंसिल आउट, तो 2 टाइम ए ई, माइनस का 2 टाइम ए ई, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट माइनस का, तो सी एस बराबर आपके पास ए ई आ गया है। तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गई, क्या आ गई है, सी एस की वैल्यू ए ई है और सी जेड की वैल्यू ए अपॉन में ई। तो देखते हैं सी एस क्या है आपके पास, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस तो आपके पास कितनी है, ए ई है, और ये वाली डिस्टेंस सी जेड है, ये आपके पास कितनी है, ये डिस्टेंस आपके पास आई है ए अपॉन में ई, और ये डिस्टेंस आपके पास आई है ए ई।
अब देखो आप कि ये आपके पास मूल बिंदु है। क्या है ये? मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन है। जब आप इससे पीछे की साइड चलोगे तो साइन क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे, और इस साइड चलोगे तो साइन है वो पॉजिटिव आएंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? माइनस का 1 e,0, क्योंकि ये एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है? 0 होता है। तो आपके पास s के जो कोऑर्डिनेट है, मैं यहां पर लिखूं s आपके पास कोऑर्डिनेट है वो कितने आ जाएंगे? माइनस का e,0। और जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस यानी कि नियता की समीकरण है। तो आप बताओ ये डिस्टेंस आपके पास a/e है और ये लाइन है वो y एक्स के समांतर है, तो क्या आ जाएगी? x बराबर a/e, यानी कि आपके पास नियता की समीकरण आ गई है x बराबर a/e। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ex माइनस a बराबर 0। सॉरी, ये भी क्या आएगा? नेगेटिव साइड में तो माइनस का आएगा यहाँ पर, और ये माइनस आते ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पीछे की साइड लिखते हैं तो x बराबर माइनस का a/e आएगा। जो दूरी है वो a/e है, जो कि हमेशा ही पॉजिटिव लिखी जाती है। तो ये आपके पास क्या आ गई है? रेखा की समीकरण आ गई है। ये आपके पास क्या आ गए? फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब हमें लिखनी है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यानी कि दीर्घवृत्त की समीकरण। तो सबसे पहले हमने लिखा था एस पी एस अपॉन में पी एम बराबर आपके पास आ गया ई। तो पी एस आपके पास क्या है? उस बिंदु की जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एच कोमा के है, या आपके पास बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट h कोमा k है, या आपके पास S है जिसके कोऑर्डिनेट माइनस का a,0 है, और ये रेखा है आपके पास जिसकी इक्वेशन है क्या थी आपके पास? इसकी इक्वेशन आई है आपके पास ex प्लस a बराबर 0। तो ये आपके पास फोकस आ गया है, ये आपके पास रेखा आ गई है। अब आपको ये दूरी चाहिए और ये दूरी चाहिए, तो सबसे पहले हम PS निकालते हैं। तो यहां से आपके पास PS का मान कितना आ जाएगा? h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे k माइनस 0 यानी कि k का होल स्क्वायर अपॉन में, ये इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो इसको आ जाएगा PS बराबर EPM का होल, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो PS का स्क्वायर E स्क्वायर PM स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा PS का स्क्वायर h माइनस माइनस प्लस EA स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू E स्क्वायर टाइम्स PM कितना आएगा? इससे ये लंबवत दूरी, तो यहां पर आ जाएगा EH प्लस A अपॉन में ये आपके पास E स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो यहां से हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस, यहां पर सिर्फ और सिर्फ E स्क्वायर ही आएगा, सॉरी क्या होता है x स्क्वायर का और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ E आएगा और उसका स्क्वायर आएगा, E ही आएगा जिसका अंडर रूट आएगा, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ E आएगा। तो यहां से E स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास आ जाएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर E स्क्वायर प्लस 2 टाइम AEH प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू, ये E स्क्वायर से E स्क्वायर कैंसिल आउट, EH प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? E स्क्वायर H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 टाइम AEH। क्या किया हमने? सिंप्लीफाई किया, सिर्फ और सिर्फ A प्लस B का जो होल स्क्वायर है उसको ओपन किया है। तो यहां से देखते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपके पास 2AH है वो कैंसिल आउट हो रहा है। अब आप h स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लो, तो यहाँ पर h स्क्वायर आ गया, उसके साथ में क्या आएगा? ये साइड आएगा तो 1 माइनस E स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये आ गया। A स्क्वायर इस साइड है तो आपके पास इस साइड ले जाएंगे, तो A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, क्या करना हमें? 1 माइनस E स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? दिस इज h स्क्वायर, इससे पूरे से डिवाइड कर दो, आप इस पूरे से डिवाइड कर दो तो आपके पास h स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर बराबर 1। तो ये आपके पास क्या आ गई है? इलिप्स की इक्वेशन आ गई है। लेकिन
इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, h और k को x y से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो नेक्स्ट h को x से रिप्लेस किया तो x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर बराबर 1। तो ये आपके पास क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है, यानी दीर्घवृत्त की समीकरण है। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो इसको इस फॉर्म में पढ़ा है हमेशा ही, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। तो आपने इस फॉर्म में पढ़ा है, तो यहां से हम तुलना करें तो आपके सामने क्या रही है कि बी स्क्वायर का मान है वो आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान कितना रहा है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आप यहां से देखो कि 1 माइनस ई स्क्वायर, ई आपके पास क्या है, एक से छोटा नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक से छोटा ही होगा। तो 1 माइनस यानी ये क्वांटिटी एक से कम है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से तो ये क्वांटिटी क्या रहेगी, एक से छोटी ही रहेगी। यानी यहां पर b का मान है वो हमेशा ही क्या होगा, a से छोटा होगा। तो यहाँ पर b का मान है वो a से छोटा। तो दो कंडीशन है ये आएंगे। अब ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि बी स्क्वायर का मान है वो ये आएगा। दूसरा यहाँ पर b है वो a से छोटा है, या मैं बोलूं कि a है वो b से बड़ा। और जब आप इसको देखोगे डायग्राम को जो हमने बनाया था शुरुआत में, तो ये डायग्राम क्या है आपके पास, ये जो आपके पास सर्कल होता है उसको थोड़ा सा हमने क्या किया है, दबाया है। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे को दबाते हैं तो वो जो आकृति ले लेता है वो कौन सी आकृति है, वो इलिप्स है। हमने दबाया है तो इस साइड में क्या होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी और ये डिस्टेंस कम होगी, तो ये आपके पास बी डिस्टेंस आ गई। अगर हम इस गुब्बारे को इस प्रकार दबाते तो बी बड़ा हो जाता और ए छोटा हो जाता, तो आपके पास जो वर्टिकल इलिप्स है वो प्राप्त हो जाता। तो जब आप वर्टिकल होगा तो वहां पर क्या होगा, ए है वो छोटा हो जाएगा बी से, और साथ में जो कंडीशन है ए स्क्वायर वाली, ये बी स्क्वायर वाली, तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगी सेकंड कंडीशन, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यानी मैं यहीं पर लिख देता हूं आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा जो x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, फर्स्ट चीज तो b है वो a से बड़ा है, और दूसरी चीज आपके पास ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये चीजें आपको दो है वो ध्यान में रखनी है कि कौन सा बड़ा, b क्या है यहाँ पर है, y के जो नीचे आ रहा है वो b है, x के नीचे आ रहा है वो a। तो यहां पर आपको ये दोनों चीजें हैं वो ध्यान में रखना है। तो ये दो कंडीशन हैं इसके साथ में, प्रत्येक के साथ में इन कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। और ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त की मानक समीकरण, दीर्घवृत्त की मानक समीकरण। तो बताओ यहां तक आप किसी को कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में तो बता सकते। एक बार दोबारा बताता हूं आपको क्या क्या हमने सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु लिया है s कांस्टेंट, और एक आपने ली है रेखा p, एक बिंदु लिया है, यानी ps अपॉन pm का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो e के इक्वल आएगा, जहां पर e का मान है वो 1 से छोटा है। फिर हमने क्या किया, जैसे जैसे बिंदु ये चलता हुआ एक्सिस पर यहां पर आया तो इसको नाम a दे दिया, और जैसे जैसे यहां पर आया तो इसको नाम a डैश दे दिया। तो अब हमें क्या पता है कि इस बिंदु की भी स्थिर बिंदु से दूरी यानी CS और CZ है, इसका अनुपात है वो ये आएगा, और यहां पर A डैश है तो A डैश S अपॉन A डैश Z का अनुपात भी क्या आएगा, E आएगा। अब हमें क्या चाहिए, मानक समीकरण चाहिए। तो हमने सेंटर बनाया और उस सेंटर को कहां पर लिया, 0 0 पर लिया। तो उस केस में ये आपके पास x एक्सिस बन गई है, ये आपके पास y एक्सिस बन गई है। फिर हमने क्या किया, जो भी डिस्टेंस है यहाँ पर आपके पास S A Z S A डैश Z, उसको C को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस का क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया, और इसको हमने मान लिया A। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया है सिर्फ और सिर्फ, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आई है आपके पास वो क्या गई है, ये आ गई।
ठीक है, सिंप्लीफाई करके हमने एस निकाला, उसके बाद हमने नियता की समीकरण निकाली, उसके बाद हमने डेफिनेशन लगा दी डायरेक्ट, और सोल्व करके आपके पास ये दो इलिप्स मिल गए। तो ये दूसरी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो हम इसके बारे में सारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसको साथ साथ आपको होमवर्क के रूप में खुद को करना है, ताकि आपका भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहे। तो बताओ एक बार कमेंट करके कि किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। और जो इंपॉर्टेंट टर्म है कि फोकाई क्या होती हैं, इसमें दो फोकाई मिलेंगे आपके पास। यहाँ पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, सेमी एक्सिस, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दीपिका मैम बोले नो डाउट, दिव्यांशी गर्ग मैम भी बोल रहे हैं नो डाउट। चलो अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए, कुछ इतना बड़ा हमने कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन अदर फॉर्म। तो अदर फॉर्म की जो हमने बात की वो यही है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, जहां पर बी है वो क्या है, एक से बड़ा है। और दूसरी चीज जहां पर ए स्क्वायर का मान है वो कितना है, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। आपको इस फॉर्म को ध्यान में रखने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, मैं दूसरे बता दूंगा, बट आपने डेरिवेशन किया है तो ये अपने आप याद रह जाएगी आपको। ठीक है ना, जो बड़ा है बी वो आपके पास कहां पर आएगा, ये ए स्क्वायर आएगा क्या, हाँ, ये जो बड़ा है वो यहां पर आएगा, जो छोटा है उसका मान हमें निकालना है। या हम ई को दूसरी फॉर्म में ध्यान में रखेंगे तो वहां से भी ये चीज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास अदर फॉर्म आ गई है। अब हमें देखो एक बार यहीं पर देख लेते हैं कि आपके पास, अगर आपने डायग्राम को अच्छे से देखा हो तो डायग्राम इस प्रकार से बना था। ये आपके पास एस आया था, ये इसका सेंटर था सी। ठीक है, तो इसको हम मिटा ही दें, ये तो किसी काम का है ही नहीं। ये आपके पास एस था, ये आपके पास ए था, ये आपके पास ए डैश था। तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि थोड़ा सा चीजें हैं वो और क्लियर से दिखाई दे जाएं। ये आपके पास क्या था, ए था, यह आपके पास ए डैश था, और यहां पर आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी जो आई थी x बराबर a अपॉन में e माइनस का, इसके कोऑर्डिनेट सेंटर था जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 था, और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास s के कितने आए थे, ये आए थे a e माइनस का कोमा 0। ये डिस्टेंस हमने a ली थी, तो ये डिस्टेंस a है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, माइनस a कोमा 0। ये डिस्टेंस a है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कोमा 0। अब इलिप्स के अंदर क्या होते हैं, जैसे एक बिंदु यहां पर है, सेम का सेम बिंदु यहां पर भी होता है। यानी हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई भी कोनिक हो उसके पास 4 क्या होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, और 4 ही क्या होते हैं, फोकस होते हैं, जिसमें 2 तो क्या होते हैं, काल्पनिक इमेजिनरी, और 2 रियल। तो यहां पर हम देखें तो एक ये है और दूसरे को नाम हमने दे दिया एस डैश, और जिसके कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेंगी, सेम, क्योंकि तो सेंटर है। तो ये आ जाएगा ए ई कोमा 0, और ये आपके पास कितनी आ जाएगी, x बराबर a अपॉन में e। तो इस साइड वाली प्लस में, इस साइड वाली माइनस में आ जाएंगे। ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस b है तो ये आ जाएगा 0,b, और ये आपके पास b है, ये आपके पास b डैश है जिसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,-के। ये जो आपके पास एक्सिस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी कि दीर्घ अक्ष, और ये आपके पास है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस यानी कि लघु अक्ष, माइनर एक्सिस यानी कि लघु अक्ष। ये आपके पास नियता आ गई है, और ये भी आपके पास क्या है, नियता। अब आप देखोगे कि आपसे पूछे कि दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है, यानी ए डैश, ये दूरी a है, ये दूरी a है, तो कितनी होगी 2a। आपसे पूछे कि माइनर अक्ष की डिस्टेंस कितनी है 2b, सेमी मेजर एक्सिस a, सेमी माइनर एक्सिस b। अब आपसे पूछे कि दोनों नाभियों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों नाभियों के बीच की दूरी ये 2ae। अगर आपसे पूछे दोनों नियताओं के बीच की दूरी कितनी है, तो ये ae, ये ae, तो 2/e, सॉरी ये कितनी है a/e, तो कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स a/e। तो अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम है तो आपसे कुछ भी पूछे, चाहे मेजर एक्सिस की दूरी पूछे, चाहे आपसे पूछे एक्सिस माइनर एक्सिस की लंबाई,
या आपसे पूछे दोनों नाभियों के बीच की दूरी, या आपसे पूछे दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी, या आपसे पूछे दोनों जो आपके पास वर्टेक्स यानी कि शीर्षों की दूरी, तो वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आपको ये डायग्राम है, इसको ध्यान में रखना। अब हम एक चीज और देखते हैं, यहां पर जो आपके पास नाभि लंब है, तो नाभि लंब क्या होगा, जो नाभि से गुजरेगा और साथ में क्या होना चाहिए, नाभि से गुजरना चाहिए और इसके साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए एक्सिस के, यानी कि मेजर एक्सिस के लंबवत होना चाहिए। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे, तो आप देख सकते हो यहां पर है, तो आपको कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्या रहेगा, ए ई ही रहेगा, ए ई ही रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है, तो हम जानते हैं इसकी इक्वेशन कितनी है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स का मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां से आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का मान आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टाइम 1 माइनस ई स्क्वायर। इसके अलावा कुछ और आएगा, देखो एक बार, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं यहां से एक चीज अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि बी स्क्वायर का मान है वो कितना होता है, ए स्क्वायर टाइम 1 माइनस ई स्क्वायर, यही होता है। तो 1 माइनस ई स्क्वायर का जो मान है वो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर। तो वाई का मान आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए, वाई का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में, यानी कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में ए। और यहां पर आपके पास ये प्लस का है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में। यहां पर आपके पास एक यहां पर भी मिलेगा नाभि लंब, ये एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए कोमा ई रखेंगे, तो इसके पास आपके पास बी स्क्वायर अपॉन में ए, और यहां पर माइनस का ए ई माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो ये चार जो नाभि लंब है, इनके जो एंड पॉइंट 4 है आपके पास, इन चारों के आप क्या लिख सकते हो, इनके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। अब आपसे पूछते हैं नाभि लंब की लंबाई, अक्षय नागर जी ने बता भी दिए हैं कि ए ई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन में ए आ जाएगा, अपॉन में ए आ जाएगा। अब आपसे पूछे नाभि लंब की लंबाई, तो ये डिस्टेंस कितनी है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये भी कितनी है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 टाइम बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो 2 टाइम बी स्क्वायर अपॉन में ए। आपको क्या ध्यान में रखना है, 2 टाइम सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन में सेमी मेजर एक्सिस, ताकि जो ए बी बड़ा हो जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अगर बी बड़ा है तो नीचे बी आएगा, अगर ए बड़ा है तो नीचे ए आएगा, यानी बड़ा वाला है वो नीचे आएगा और जो छोटा है वो ऊपर आएगा और स्क्वायर के साथ आएगा। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास क्या आ गया है कि पूरा का पूरा डायग्राम आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बच गई है, यानी कि फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, तो मान लेते हैं आपके पास ये कोई बिंदु है, ये आपके पास कोई बिंदु है, यहां पर Px1, y1, ये कोई बिंदु आपने लिया Px1, y1, इसकी आपको फोकल डिस्टेंस चाहिए। इसको हम थोड़ा सा आगे वाले नेक्स्ट डायग्राम बना के करते हैं, अदरवाइज खिचड़ी पक जाएगी। तो यहां पर देखो आपके पास, ये आपके पास आपका दीर्घवृत्त, ये इसकी डायरेक्ट्रिस है, ये इसका फोकस एस और एस डैश। अब हमें चाहिए कोई भी एक बिंदु हमने ले लिया है यहां पर, जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं Px1, y1। हमें क्या चाहिए, नाभीय डिस्टेंस, यानी कि फोकल कोड, फोकल डिस्टेंस यानी कि नाभीय दूरी, हमें चाहिए इसकी नाभीय दूरी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप जानते हो नाभीय दूरी तो क्या होती है, PS होती है। आपको PS चाहिए, क्या चाहिए आपको, PS चाहिए, और आप जानते हो कि PS है, तो मान लेते हैं कि
इसको हमने मिलाया यहाँ पर, ये आपके पास z आ गया है, और इस साइड मिलाया तो आपके पास z डैश आ गया। तो नाप ये दूरी इस बिंदु की इससे दूरी और इससे दूरी क्या होती है, सेम होती है। तो आप जानते हो कि P, मैं लिखूं एक बार सिंप्लीफाई करके यहाँ पर, नाप ये दूरी क्या होगी, ये दूरी चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपके पास दो है, तो यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो आपके पास आ जाएगा PS अपॉन में PZ, ये Z इस साइड रखो, Z डैश उस साइड रखो ताकि सिमिलरिटी बनी रहे। तो ये आपके पास Z है और ये आपके पास Z डैश, तो ये आएगा PS अपॉन PZ बराबर E, और यहां से आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू PS डैश अपॉन में PZ डैश बराबर E। क्या है, कोई भी एक बिंदु है तो हम जानते हैं इस बिंदु की फोकस से दूरी और जो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का अनुपात है वो कितना आएगा, E आएगा। तो जिस साइड में जो फोकस है, तो आपने ये फोकस लिया तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ेगी, अगर ये वाला फोकस लिया है तो आपको ये वाली नियता लेनी पड़ेगी। तो यानी PS डैश अपॉन PZ डैश बराबर कितना आएगा, E आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपने PS आपको क्या चाहिए, PS का मान चाहिए, तो यहां से PS को क्या लिख सकते हो, यहां से हम बात करें PS, तो PS बराबर कितना आ जाएगा, E टाइम PZ, और यहां से PS डैश आपके पास आ जाएगा E टाइम PZ डैश। तो PS इक्वल्स टू E टाइम PZ, देखो आपको चाहिए PZ, ये दूरी बताओ कितनी होगी, आप जानते हो ये वाली दूरी कितनी होती है, नियता की सेंटर से दूरी A/E दूरी होती है, और ये वाली दूरी कितनी है, x1 है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, x1 प्लस A/E। यहां से आप लिखो PS डैश बराबर E टाइम PZ डैश, ये डिस्टेंस ये, तो आप जानते हो टोटल दूरी तो A/E है, ये दूरी आपको घटानी है, यानी A/E माइनस x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो PS बराबर कितना आ जाएगा, EX1 प्लस में A, और यहां से आपके पास PS डैश का मान आ जाएगा A माइनस का EX1। तो आपको पूछे फोकल डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी आपके पास PS बराबर A टाइम प्लस EX1, और दूसरी आ जाएगी PS डैश A माइनस EX1। तो ये दो डिस्टेंस आपके पास आ गई। कौन सी, फोकल डिस्टेंस, यानी कोनिक पर कोई भी बिंदु है तो उससे जो फोकस से डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, फोकल डिस्टेंस, यानी कि नाभीय दूरी। तो आपके पास दो नाभि हैं तो दो दूरी आएंगी, तो एक दूरी आपके पास A प्लस EX1 और दूसरी दूरी A माइनस EX1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहां पर PS प्लस PS डैश का मान कितना आ रहा है, जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास 2A आ रहा है, कितना आ रहा है, 2A आ रहा है। यानी कोई भी बिंदु लो, उसको S से दूरी निकालो, दूसरी नाम भी S डैश से डिस्टेंस निकालो, तो उन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब है ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी अगर आप ये कोई भी बिंदु उठाओ, इसके ऊपर ये P उठाओ, या ये P लो, या P को यहां पर लो, ये S और S डैश है, तो ये जो दूरी है ये कितनी आएगी, हमेशा ही 2A, या ये दूरी निकालो 2A, या ये दूरी निकालो, हमेशा कितना आएगा, 2A आएगा। यानी इस दूरी उस दूरी का सम हमेशा ही कितना आएगा, 2A आएगा। तो यहां से हमने देखा कि PS प्लस PS डैश का मान हमेशा ही 2A के इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 2A के इक्वल आ रहा है। और इसको हम एक प्रॉपर्टी और अनदर डेफिनेशन के रूप में भी लेते हैं, ये दूसरी क्या है, एक अल्टरनेट डेफिनेशन के रूप में भी यूज में लेते हैं। अल्टरनेट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यहां से डेफिनेशन है, यानी दीर्घवृत्त है वो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होती है, बिंदुपथ होता है जिसकी दो फिक्स बिंदुओं से जो दूरी है उनका सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वो किसके इक्वल आएगा, वो जो भी आपके पास इसकी मेजर एक्सिस होती है, लेंथ है, उसके इक्वल आएगा। तो यहां पर कितना आएगा, ये आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, तो ये अल्टरनेट डेफिनेशन के रूप में भी यूज में आता है। तो ध्यान में रखना आपको, PS प्लस PS डैश का सम है वो किसके इक्वल होता है, जो आपकी दीर्घ अक्ष है उसकी लंबाई के बराबर होता है। यानी कि जैसे आप यहाँ पर कोई एक कील बांध ली है, यहाँ पर कोई कील बांध ली है,
और इससे एक धागा, ये आपके पास कोई भी एक धागा है, जैसे मैं बात करूं ये आपके पास धागा, तो इस धागे को अगर आप टाइट करके पेन बांध के अगर ऐसा टाइट कर लेते हो तो ये धागा इस प्रकार हो जाएगा। और इस धागे को जब टाइट रखते रखते आप डायग्राम बनाओगे तो जो डायग्राम आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, यानी कि दीर्घवृत्त बनेगा। तो धागा आप ये प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो, 2 कील ली, उसे एक धागा बांधा, इसको टाइट रखे और पेंसिल से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो जो डायग्राम बनेगा वो दीर्घवृत्त ही आएगा। तो ये है अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, या मैं बोलूं अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। तो यहां पर हमने इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है या इंपॉर्टेंट टर्म है उनके बारे में देख लिया है। तो यहां तक किसी भी साथी को कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको हम एक जगह लिखने का प्रयास करते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो आपको क्या बताना है, एक इलिप्स है, यहां पर मैं लेके चलता हूं इलिप्स, आपके पास एक्स स्क्वायर, इलिप्स आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, जहां पर ए का मान बी से बड़ा है, और दूसरा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1, जहां पर ए का मान बी से छोटा है। तो ये वाला आपको करना है और ये वाला हम यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले देखो वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स आपके पास कितने आगे हैं, प्लस माइनस ए कोमा 0, यानी ए कोमा 0 इस साइड वाला और इस साइड वाला माइनस ए कोमा 0। सेकंड आपके पास फोकाई, यानी फोकाई में कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस ए ई कोमा 0, एक प्लस वाला आ जाएगा और एक माइनस वाला। सेंटर आपके पास क्या आएगा, सेंटर इस केस में 0,0। उसके बाद हम देखें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता की समीकरण कितनी आ जाएगी, तो x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, एक बार तो आ जाएगी x बराबर ए ई और इस साइड वाली x बराबर माइनस ए अपॉन ई, उस साइड वाली x इक्वल्स टू ए अपॉन ई और इधर वाली x बराबर माइनस का ए अपॉन ई। तो ये आपके पास नियता की समीकरण। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस आपके पास कौन सी थी, x एक्सिस थी, यानी कि y बराबर 0। इसको आराम से देख लो आप, मेजर एक्सिस x एक्सिस थी यानी y बराबर 0, तो जो y स्क्वायर है इसको 0 रखना है। मेजर एक्सिस पूछे तो इसको 0 रखना है, माइनर एक्सिस पूछे तो इसको 0। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस यानी कि x बराबर 0 यानी कि y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो कितनी आएगी 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये 2 बार लिख दिया क्या, हाँ अच्छा ठीक है, इसको हटाओ। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट आए थे वो क्या क्या आए थे, वो आपके पास आ गए थे लेटस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए, और दूसरे आपके पास आए थे प्लस माइनस ए ई, या मैं इसको एक साथ ही लिख सकता हूं चारों को, प्लस माइनस ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए। आपके पास क्या आ गए थे, ये आए थे लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब के निर्देशांक। इसके बाद हमने देखा था ये नीचे वाला जगह है, सॉरी एक मिनट, ये आपके पास आ गया था कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम प्लस माइनस ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये आपको खाली छोड़ना। नीचे आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आई थी, ये आई थी 2 टाइम बी स्क्वायर अपॉन में ए। यहां पर हम देखें फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस कितनी आई थी, पी एस आपके पास आई थी x प्लस क्या थी आपके पास, फोकल डिस्टेंस की हम बात करें तो आपके पास क्या आई थी, फोकल डिस्टेंस 2 आई थी ना, यहां पर आपके पास आई थी फर्स्ट तो थी a प्लस ई एक्स 1 और a माइनस ई एक्स 1। तो यानी कि मैं लिखूं फोकल डिस्टेंस तो आपके पास a प्लस माइनस ई एक्स, एक बार प्लस आई थी और एक बार माइनस लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास टर्म है पैरामेट्रिक इक्वेशन, उसके बाद टेंजेंट एट वर्टेक्स और रिलेशन बिटवीन ए बी ई। तो ये रिलेशन हमने देख लिया है और इस रिलेशन को हम याद रखते हैं E बराबर 1 प्लस या माइनस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। देखेंगे किस प्रकार आया है ये रिलेशन भी, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। क्या आएगा 1 माइनस, एलिप्स है तो 1 से छोटा होगा तो माइनस आ जाएगा,
यहाँ पर हाइपरबोला होगा तो 1 प्लस आ जाएगा क्योंकि उसका मान 1 से बड़ा होता है। ऊपर आएगा आपकी जो भी माइनर एक्सिस है उसका स्क्वायर और नीचे है वो मेजर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। मेजर बोलो या सेमी मेजर बोलो, अब मेजर बोलोगे तो 2b का होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, या सेमी मेजर या सेमी माइनर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें देखना पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो ध्यान रखना है। क्या आएगा आपके पास, x बराबर a कोस थीटा ले लेते हैं तो आपके पास b बराबर क्या आ जाएगा ना, y बराबर b साइन थीटा, तो यानी कि आपके पास ये आ जाएगा a कोस थीटा और b साइन थीटा, b साइन थीटा। और नेक्स्ट आपके पास टेंजेंट एट वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स के ऊपर आपको टेंजेंट खींचनी है तो वो कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू x बराबर प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए, यानी कि a पर और a डैश पे जो अपन टेंजेंट खींचते हैं वो कितनी आ जाएगी, x बराबर प्लस माइनस ए। तो ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है किसके लिए, जब a का मान b से बड़ा है, जब a का मान b से छोटा हो जाएगा उसके लिए आपको लिखना है। तो यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या, क्योंकि ये क्या था आपका बेस था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी। हमने इसका डेरिवेशन भी देख लिया है किस प्रकार इक्वेशन आती है, उसके बाद में हमने एक एक पॉइंट को समझ भी लिया है और एक सारणी के रूप में भी लिख लिया। अब आपको इस टाइप से एक टेबल बनाने ली है, आपको इसके बारे में खुद को लिखना है। तो यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपके पास फोकल प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हमने चर्चा अभी कर ली है कि PS प्लस PS डैश का मान है वो 2a के इक्वल होगा, और ये आपके पास क्या है, एक अल्टरनेट डेफिनेशन के यूज में भी लेते हैं। हाँ जी, कमेंट करके बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो। अगर डाउट नहीं है इसका मतलब आपका एलिप्स है वो कंप्लीट हो गया है। बस ये चीजें समझने वाली हैं, बाकी तो जो पैराबोला में थे वो सारे पॉइंट देखने। दीपिका मैम बोले कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। चलो अच्छी बात है, ऐसा कुछ बड़ा काम हमने किया भी नहीं है जिसमें डाउट आए। बिल्कुल छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन थी उनको कलेक्ट किया, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको कलेक्ट किया है एक जगह। बस इसको क्या है, एक दो बार आप डायग्राम बनाकर खुद से लिख कर देख लोगे तो वो दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलो फिर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपके पास 8-10 क्वेश्चंस हैं, इनको हम करने का प्रयास करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहां पर आपसे पूछा है कि यदि नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस 5,0 तथा शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस 13,0 हैं तो दीर्घवृत्त की समीकरण क्या होगी। इससे पहले जो अभी मैंने बताया था ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ई का मान है वो हमेशा ही क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये कब होता है, जब ए का मान बी से बड़ा, क्योंकि हमने देखा था जब नाभिलंब की लंबाई निकाली हो तो भी हमने बड़े वाले को नीचे रखा है, तो इसमें भी हम बड़े वाले को नीचे रखेंगे। तो बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ही आएगा। आप चेक कर सकते हो, ये क्या है, थोड़ा सा आसान रहता है याद करने में। आपके पास जब दीर्घवृत्त पूछे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इलिप्स होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो कंफ्यूज होना नहीं है, क्यों, क्योंकि इलिप्स में ई का मान 1 से छोटा आता है तो 1 में से घट जाएगा, दीर्घवृत्त में ई का मान 1 से बड़ा होता है तो 1 में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, वो क्वेश्चंस देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन आपके पास, नाभियों के निर्देशांक दे रखे हैं, यानी एस बराबर आप लिख लो 5,0, एस डैश बराबर -5,0। शीर्षों के निर्देशांक ए के मान आपके दे रखे हैं, आपने ए डैश उसको माना, ठीक है। ए के मान आपके पास आ जाएंगे -13,0 और ए डैश आपके पास आ जाएगा +13,0। अब आपको क्या चाहिए, दीर्घवृत्त की समीकरण चाहिए। तो दीर्घवृत्त की समीकरण में आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। आपको ए चाहिए और आपको बी चाहिए, ए और बी का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, ए ई होता है, ए ई बराबर तो आपके पास 5 है। ये आपके पास कितना होता है, ये आपके पास
ए का मान कितना हो गया, यहां से आप देखो तो ए का मान आपके पास 13 आ गया, ए का मान 13 आ गया है। ए अपॉन ई का मान आपके पास कितना है, ए इंटू ई का 5, तो यहां से ई का मान आपके पास कितना आ गया है, ई का मान आपके पास आ गया है 5 बट्टा ए, और यानी ए का मान 13। अब आपको बी का मान चाहिए, तो बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए 1 माइनस ई स्क्वायर, या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान 13 स्क्वायर यानी कि 169 माइनस ए ई का मान आपके पास 5 है, तो ए स्क्वायर 25, यानी ये आपके पास कितना आ जाएगा 169 माइनस 25, यानी ये आपके पास 144, यानी बी का मान कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। बी का मान 12 आ गया है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 141 इक्वल्स टू 1, यानी आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर डी इज करेक्ट। अक्षय नागर जी ने, दीपिका मैम ने और योगेश सर ने बता दिया डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस हिसाब से आपके पास क्या है, फोकस गिवन है, दोनों वर्टेक्स गिवन है, तो आपको तो ए चाहिए और बी चाहिए। आपको तो सिर्फ दो चीजें ध्यान में है कि ठीक है, एक तो ए आ गया यहां से, दूसरा वो फॉर्मूला आपको इस प्रकार भी ध्यान में रख सकते हो, ई वाला 1 क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में, ई का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, तो आप वहां से निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए और बी का मान निकालना है, किसी भी तरीके से निकालो, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मीनू शेखावत ने बता दिया है फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल जिसका फोर्थ ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ कि सर ये समझ में नहीं आया आपने कैसे किया है, अदरवाइज हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहां से मैं पता चल गया कि जो आपके पास इलिप्स है वो कौन सा है, ओरिजेंटल है, क्योंकि वाई है वो 0 आ रहा है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दीर्घवृत्त 7x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 112 की उत्केंद्रता है। तो इसको हम पहले मानक फॉर्म में बनाते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 112 का भाग दे देते हैं, तो आपके पास कितना आएगा 7 एकम 7 7 छिक्की 42, 16 7 112 होते हैं क्या, 7 एकम 7 4 आ गया, 7 छिक्की 42 प्लस वाई स्क्वायर 16, यहां पर कितना आ जाएगा 16 7 112, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो आप बताओ यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 बराबर 1, ये आ रहा है सभी का। तो यहां पर आप देखो अब क्या हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर का मान तो आपके पास 16 है, बी स्क्वायर का मान आपके पास 7 है, इसने उत्केंद्रता पूछा है, तो ई बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी का मान आपके स्क्वायर का मान 7 है, ए स्क्वायर का मान 16 है, दिस इज इक्वल्स टू 16 माइनस 7 कितने हो गए, 16 माइनस 7 9 बट्टा 16 का अंडर रूट, यानी कि 3/4, तो 3/4 यानी कि थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन है। योगेश सर ने बता दिया है थर्ड ऑप्शन। अक्षय नागर जी बता रहे हैं 5/12। एक बार दोबारा चेक करें, 5/12 कहां पर मिस्टेक हुई है, आपने प्लस का साइन तो ले लिया होगा, 16 और 7 फिर भी 22 आएंगे, 23 आएंगे, 16 7 23, 5/12 नहीं आएगा। रीनू गढ़वाल मैम ने बताया है थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल जिसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो जो आसान टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दीर्घवृत्त में वो यहां से बनेंगे, जो लेवल फर्स्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अक्षय नागर जी ने थर्ड ऑप्शन बताया, बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसका थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट। बस आपको तो ये देखना है कि पैराबोला ये इलिप्स कौन सा है। अगर यहाँ पर 7 आ जाता और यहाँ पर 16 आ जाता तो जो इलिप्स है वो आपके पास कौन सा हो जाता, ओरिजेंटल हो जाता, नहीं सॉरी वर्टिकल हो जाता। यहाँ पर ए का मान बी से बड़ा है तो आपके पास जो इलिप्स है वो ये। बस इससे इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा इलिप्स बन रहा है। ए बाई बी क्या है, यहाँ पर ये ए है ये बी है, लेकिन ये बड़ा हो छोटा हो जाता, ये बड़ा हो जाता, तो ऊपर क्या रखना है, छोटे वाला, नीचे बड़ा वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आपके पास क्या है, अति परवलय आ गया है, तो ये अति परवलय आ गया, तो इसको एक बार हम यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीर्घवृत्त के नाभि लंब की लंबाई,
यानी कि नाभिलंब की लंबाई होती है बी स्क्वायर अपॉन में ए 2 टाइम्स इसकी लंबाई है वो लघु अक्ष की आधी है। लघु अक्ष आपके पास बी होती है तो उसकी हाफ है b/2 है, तब उसकी उत्केंद्रता कितनी है? लघु अक्ष की लंबाई होती है आपके पास 2b, लघु अक्ष की लंबाई 2b होती है, उसकी आधी है यानी कि b है। तो यहां से आप देखोगे तो 2b स्क्वायर अपॉन में a बराबर b, कितना आ गया b। तो यहां से आप देखो क्या करेंगे, आपको e पूछा है तो e का मान पूछा है, तो बताओ यहां से क्या होगा, b से b कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन a बराबर 1, तो यानी कि a बराबर 2b आ गया। a का मान है वो 2b के बराबर आ गया। तो e आप जानते हो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस b का मान कितना है, b का मान तो b स्क्वायर कर लेते हैं, a का मान 2b है तो यह आ जाएगा 4b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, यानी कि सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल दीपिका खिचड़ मैम ने ऑप्शन सेकंड बता दिया है, एक्स नागर जी ने भी ऑप्शन सेकंड बता दिया। तो बस थोड़ा सा आपको शांत दिमाग से ये सोचना क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो क्या है, यहां पर पूछा गया है द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो आपको क्या बताना है, यहां से मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले आप इसको मानक फॉर्म में बदलोगे तो वहां से आपके पास लेंथ भी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से, बिल्कुल पूनम शर्मा जी और रीनू गढ़वाल मैम का भी सेकंड ऑप्शन है करेक्ट। तो जिसका ऑप्शन सेकंड आ रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब क्या करना है, अब 2-3 क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए हैं, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो इसकी पीडीएफ वो आपको मिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको आपको करना है और जिसमें डाउट है तो उसको हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जो भी पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, तो 10-12 क्वेश्चन को शामिल कर लिया। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया है तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। तो यहां तक आपका क्या था, जो बेस था एक प्रकार से, जो मकान की नींव है वो भर चुकी है। अब हमें क्या करना, अब वही काम एक पॉइंट और एक इलिप्स, एक लाइन और एक इलिप्स। तो लाइन आ गई तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी स्पर्शता की शर्त, उसके बाद आपके पास क्या जाएगा टेंजेंट की इक्वेशन, उसकी आपके पास पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके बाद आपके पास स्लोप फॉर्म, फिर नॉर्मल की इक्वेशन, वो तीनों फॉर्म में, उसके बाद आपके पास कोड यानी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, और ऐसी कोड जिसका मिड पॉइंट गिवन है, पेयर ऑफ टेंजेंट, और उसके बाद आपके पास पोल एंड पोलर, और उसके बाद कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और आपके पास इलिप्स खत्म। तो अगर आपने पैराबोला को अच्छे से पढ़ा है तो इलिप्स में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, और इलिप्स पढ़ लिया तो फिर दीर्घवृत्त में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। अगर आप 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो जो सबसे ज्यादा आसान चीजें हैं वो मैथमेटिक्स में ही रहती है। यहाँ पर ना तो कोई अपवाद आता है, तो ये अपवाद केमिस्ट्री की तरह या किसी और सब्जेक्ट की तरह ये अपवाद आ गया, ना ही चीजें हैं वो क्या है ज्यादा याद रखने वाले हैं, सिर्फ समझने वाले हैं, और स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब देख लेते हैं कि पॉइंट एंड एन इलिप्स, यानी मैं बोलूं बिंदु एंड दीर्घवृत्त, बिंदु एवं दीर्घवृत्त। तो क्या है आपके पास, एक आपके पास दीर्घवृत्त गिवन है, या आपके पास दीर्घवृत्त गिवन है। बिंदु आपके पास कहां कहां हो सकता है, ये आउटसाइड हो सकता है, ये ऑन हो सकता है, ये इनसाइड हो सकता है। तो बिंदु है आपके पास 3 पोजीशन है। तो मान लेते हैं आपके पास जो दीर्घवृत्त की समीकरण है उसको हमने एस से डिनोट किया है, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। आप चाहो भी एस को तो हमने नाम बी से डिनोट कर दिया है, तो आप इसको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं, बट ये एस रखेंगे ज्यादा आसान रहेगा। इतने तो आप समझदार हो, वो एस किसको डिनोट करता है, ये एस, ताकि क्यों हमने जो
उसमें पढ़ा था पैराबोला में वो चीजें सिमिलर है, तो वहां पर आपके पास एस किसको डिनोट करता है, इसे दीर्घवृत्त को डिनोट करता है। पी आपके पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, तो आपके पास s1 पूछे तो s1 है वो एक एक्सप्रेशन है और वो है x1 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस का 1 को भी हम लिख सकते हैं -1 बराबर 0, -1 बराबर 0। तो ये एक्सप्रेशन है, ये आपका s है, ये एक्सप्रेशन s है और यहाँ पर अगर पॉइंट रख देंगे तो एक्सप्रेशन है वो s1 बन जाएगा। जब s1 का मान 0 से बड़ा है, s1 का मान 0 के बराबर है और s1 का मान 0 से छोटा। जैसे x1 y1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, एक क्वांटिटी आएगी जो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या 0 के इक्वल होगी। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो जो आपका पॉइंट है वो कहां पर होगा, आउटसाइड होगा। कहां पर होगा, आउटसाइड द इलिप्स। अगर ये पॉइंट ऊपर है तो उस केस में उसका मान 0 होगा, अगर इसका मान नेगेटिव है तो ये पॉइंट है वो इनसाइड होगा। क्या होगा, इनसाइड। तो ये आपके पास आउटसाइड है, ये आपके पास ऑन है और ये आपके पास इनसाइड है। ये आपके पास क्या है, 3 पॉइंट हैं जिनकी स्थिति अलग अलग है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक ऊपर है। तो आपको कहां से डायरेक्ट वो पॉइंट रखो, अगर मान पॉजिटिव है तो बाहर है, अगर मान 0 है तो इलिप्स के ऊपर है, अगर मान नेगेटिव है तो वो पॉइंट है वो इलिप्स के अंदर है। तो आप आसानी से किसी भी पॉइंट को बता सकते हो कहां पर। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, आपको इलिप्स की इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन या नन ऑफ दीज।